वंदे मातरम। मैं विजय ठाकरे आपका स्वागत करता हूं स्टेप अप एकेडमी पर। मैं बात करने वाला हूं आज क्लास 12 के स्टूडेंट से कि भाई ये अब आने वाले हैं आपके एग्जाम आने वाले हैं, तो उसके लिए प्रिपरेशन जो है कुछ खास तरीके से करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहीं से एक एक स्टेप से हम लोग सक्सेस की तरफ जाएंगे। ऐसा नहीं होता है कि सक्सेस के लिए कोई लिफ्ट मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है दोस्तों। ये सब ड्रीम वर्ल्ड्स में चलता है। तो क्लास 12 के स्टूडेंट यहाँ पे काफी ध्यान दें और जो मैं आज टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ उस पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करें। हम लोग आज बात करने वाले हैं क्लास 12 का जो फर्स्ट चैप्टर है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसमें हमारी आजादी के पहले मतलब 15 अगस्त 1947 के पहले क्या किया 200 सालों में, कैसे ब्रिटिशर्स ने हमारी इकोनॉमी को खराब किया, किस तरीके से क्या क्या खत्म हुआ हमारे यहाँ, वो सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करने वाले विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो चलिए हम लोग सफरनामा आज का स्टार्ट करेंगे दोस्तों। यहाँ पे एनसीईआरटी क्वेश्चंस ले रहे हैं हम लोग, जो कि बेसिकली लाइफलाइन है किसी क्लास 12th वाले, किसी 11th वाले, किसी 10th वाले, सारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं इंडिया के, उन सब के लिए ये लाइफलाइन का काम करती है। तो आप एनसीईआरटी के एक एक वर्ड्स को बाइबल के वर्ड्स मान ले, कुरान के वर्ड्स मान ले, आप गुरुपुरब के वर्ड्स मान ले, या इसको हम लोग गीता के वर्ड्स मान ले, महाभारत के वर्ड्स मान ले, सबके वर्ड्स मान लो आप। तो इतने इंपॉर्टेंट वर्ड्स है क्योंकि एनसीईआरटी फिल्टर करके एक एक वर्ड्स को यहां पे जोड़ती है। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, कॉन्सेंट्रेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए तो हम लोग एक एक क्वेश्चन को पहले समझते हैं, फिर उसको आंसर राइटिंग में कैसे कन्वर्ट करना है इसकी हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे। व्हाट वाज द फोकस ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज? अब ये हमें बोल रहा है कि क्या फोकस रहता है इकोनॉमिक पॉलिसीज का, इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाई क्यों जाती है। मेन रीजन ये है कि कंट्री की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए इकोनॉमिक पॉलिसीज को यहां पे बनाया जाता है। परस्यूड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट, जो भी कॉलोनियल गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई थी इंडिया के लिए, अब वो 200 साल नहीं रहने आए थे, वो आए थे यहां पे परमानेंटली रहने। इसीलिए उन लोगों ने अपने अकॉर्डिंग पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या किया था दोस्तों, यहां डेवलप किया था इन इंडिया। व्हाट वर द इंपैक्ट ऑफ दीज पॉलिसीज? उन लोगों ने जो प्लानिंग बनाई उसका इंपैक्ट इंडिया की इकोनॉमी पे क्या पड़ा, वो हम लोगों को यहां पे बताना है दोस्तों। द इकोनॉमिक पॉलिसीज परस्यूड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट, जो भी इकोनॉमिक पॉलिसीज गवर्नमेंट जो ब्रिटिशर्स की थी उनने बनाई, उसका क्या फर्क पड़ा इंडिया पे, वर कंसर्न मोर विद द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ देयर ओन इकोनॉमिक इंटरेस्ट। उनका मेन फोकस सिर्फ और सिर्फ था कि हम लोग यहां से कितना पैसा कमा पाए, कितनी वेल्थ जनरेट कर पाए, और ये वेल्थ जो है हम लोग सीधे कहां भेज पाए, ब्रिटेन भेज पाए। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम इनका खुद का सेल्फ इंटरेस्ट था यहां पे प्रोटेक्शन और प्रमोशन करना और हमारे यहां से पैसा ज्यादा से ज्यादा कमाना। देन विद द डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी की डेवलपमेंट की ने दूर दूर तक के कहीं तक की भी बात नहीं करी। इसमें अगर एग्जांपल में लेता हूं कि रेलवे जब 1850 में स्टार्ट करी तो उन्हें दो कारणों से करे थे, एक तो मोबिलाइजिंग ऑफ आर्मी के लिए करी थी, दूसरा रॉ मटेरियल को पोर्ट से लेके इंडस्ट्रीज तक के लाएंगे। यहाँ पे इंडियंस के लिए रेलवेज अलाउड नहीं थी भाई, और यहाँ पे इंडिया में रेलवेज काम करती है 1853 में, जो कि पहली बार बॉम्बे से लेके थाने तक के जाती है। तो इस तरीके से यह हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है और उसके आंसर्स पे भी हम लोगों ने अभी चर्चा करी। क्वेश्चन नंबर 2 पे मैं आता हूं। नेम सम नोटेबल इकोनॉमिस्ट हु एस्टिमेटेड इंडियाज पर कैपिटा इनकम। चलिए कुछ इकोनॉमिस्ट के बारे में बताना है जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे थे, उन लोगों ने पर कैपिटा इनकम को कैलकुलेट किया। अब ध्यान से समझिएगा, पर कैपिटा इनकम होती क्या है? एक ऐसी इनकम जो एक इंडिविजुअल की जनरेटेड इनकम हो, उसको कहा जाता है पर कैपिटा इनकम। लाएंगे कहां से? तो नेशनल इनकम को जब हम लोग डिवाइड करते हैं पॉपुलेशन से तो हमारी पर कैपिटा इनकम आती है। पर कैपिटा इनकम किसी भी कंट्री के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को यहां पे शो करती है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने बात करी, बट यहां पे बात हो रही है कि नेशनल इनकम की। तो बताओ भाई कि नेशनल इनकम क्या होता है? तो नेशनल इनकम का मतलब होता है इट रेफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मेड बाय द रेसिडेंट ऑफ द कंट्री और बाय द फॉरेनर्स इन एन अकाउंटिंग ईयर इज नोन एज नेशनल इनकम। साल भर के अंदर जो भी प्रोडक्शन होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, या तो हमारे देश वाले बनाते हैं या तो दूसरी कंट्री के लोग आके यहां बनाते हैं, उससे जो भी हमारी साल भर के में इनकम जनरेट होती है उसको बोला जाता है नेशनल इनकम। बट पर कैपिटा इनकम कॉलोनियल पीरियड में इंडिया की किस तरीके से थी, किसने इसके बारे में डिस्कशन किए, डिबेट्स करे, उनके हम लोग नाम को याद करते हैं। यहां पे दादा भाई नौरोजी, जिसको कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, और जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स भी दादा भाई नौरोजी ने हमें बताया। यहां पे नंबर 2 थे VKR राव, इनने पर कैपिटा इनकम का जो कैलकुलेशन बताया, नेशनल इनकम का जो कैलकुलेशन बताया,
बताया, ये ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है। विलियम डिग्बी, फिंडले शिराज एंड आर.सी. देसाई, ये सारे इकोनॉमिस्ट थे, जो इकोनॉमिस्ट वो थे जो कि यहां पे ब्रिटिशर के टाइम पे काम करते थे और इंडिया की जो एक्चुअल में स्थिति थी वो हम लोगों को यहां पे बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वर द मेन कॉजेस, क्या मेन कारण थे ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर स्टैग्नेशन, स्टैग्नेशन क्यों हो गया, एग्रीकल्चर एक जगह पे क्यों रुक गया ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, कॉलोनियल पीरियड के समय में एग्रीकल्चर रुकने का क्या मेन रीजन था, ये दोस्तों मुझे डिस्कस करना है। द मेन रीजन फॉर स्टेग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर आर, क्या क्या कारण थे हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला, इंट्रोडक्शन ऑफ द लैंड रेवेन्यू सिस्टम, इंडिया में लैंड रेवेन्यू सिस्टम आया, ये आया लगभग 1765 के बाद। जैसे ही बैटल ऑफ बक्सर खत्म हुई 1764 में, मीर कासिम, शाह आलम सेकंड और सुजाद उद दौला से जब यहाँ पे ये लोग हार जाते हैं तो यहाँ पे ब्रिटिशर सोचते हैं पैसा कैसे आएगा, तो पैसा आने का एक ही जरिया है, वो है जमीनों से जो प्रोडक्शन हो रहा है, किसानों से हम लोग यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे रेवेन्यू ले। तो रेवेन्यू के लिए इन लोगों ने 3 सिस्टम बनाया, जिसको बोलते हैं जमींदारी सिस्टम, रैयतवारी सिस्टम और महलवारी सिस्टम। नंबर 2 प्रॉब्लम जो थी वो ये थी, फोर्सफुल कमर्शियलाइजेशन। अब कमर्शियलाइजेशन का मतलब क्या होता है, वो सारी चीजें लगाओ या वो सारी चीजों का एक्सचेंज करो जिससे हमारे पास पैसा आ रहा हो। तो कमर्शियलाइजेशन जो हुआ यहाँ पे एग्रीकल्चर का, उसमें इन लोगों ने क्रॉप्स को 2 टाइप में बांट दिया, फूड क्रॉप और कैश क्रॉप। फूड क्रॉप हमारे जनरली लगाए जाते थे, जो हमारे लिए लगाए जाते थे, हम लोग अपनी लाइफ को कंप्लीट करने के लिए, फूड को इंटेक करने के लिए हम लोग लगाते थे, जिसको बोलते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग। मतलब खुद के लिए जब लगाया जाए तो उसको कहा जाता है सब्सिस्टेंस फार्मिंग। बट अब यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने बोला कि हमें तो रॉ मटेरियल चाहिए, तो यहाँ पे धीरे धीरे करके लोगों को मॉडिफाई किया गया और बोला गया कि यहाँ पे फूड क्रॉप की जगह आप कैश क्रॉप लगाना चालू करो, हम अच्छा खासा आपको पैसा देंगे। तो कैश क्रॉप में हम लोगों ने फिर फोकस करना चालू करा, कॉटन पे, जूट पे, इंडिगो पे, सिल्क पे, इन सब को हम लोग क्या करते थे, यहां से एक्सपोर्ट करते थे ब्रिटेन, और ब्रिटेन से इसी पे प्रोसेसिंग होकर फिनिश गुड बनके इंडिया में ये आता था। तो ये कहीं ना कहीं फोर्सफुल कमर्शियलाइजेशन हुआ हमारे यहाँ। नेक्स्ट बोलता है लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी एंड द रिसोर्सेज। ब्रिटिशर्स ने अच्छा खासा हम लोगों से रेवेन्यू तो लिया, बट जब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि भैया फैसिलिटीज की, तो हमें कैनाल फैसिलिटी नहीं दी, इरिगेशन नहीं दिया गया। तो हमें पता है इंडिया में 2 टाइप के क्रॉप लगाए जा सकते हैं, 2 टाइप के सीजन हमारे यहाँ मेनली यूज किए जाते हैं। पहला हो गया खरीफ क्रॉप का सीजन और दूसरा हो गया राबी क्रॉप का सीजन। खरीफ जो है जून से लेके लगभग अक्टूबर तक के चलता है और राबी जो है अक्टूबर से लेके मार्च तक के चलता है। बट यहाँ पे राबी सीजन में हमें चाहिए मैक्सिमम पानी, अगर पानी नहीं मिला तो राबी क्रॉप जो है यहाँ पे फेलियर की कंडीशन में पहुंच जाएगी, इसीलिए यहाँ पे हमें फैसिलिटी नहीं मिल पाई और एग्रीकल्चर सिस्टम जो है यहीं पे रुक जाता है। नेम सम मॉडर्न इंडस्ट्रीज, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कुछ मॉडर्न इंडस्ट्रीज के बारे में बता दो, विच वर इन ऑपरेशन इन अवर कंट्री एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस के समय कौन सी मॉडर्न इंडस्ट्री थी, इन सब के बारे में हम लोग को यहां पे बताना है। चलिए समझते हैं। पहले हमारे यहाँ आयरन एंड स्टील कंपनी जो स्टार्ट हुई वो हुई यहाँ पे टिस्को नाम से, जो कि 1907 में स्टार्ट होती है। फिर कुछ शुगर इंडस्ट्रीज आई, सीमेंट इंडस्ट्री आई, केमिकल इंडस्ट्री आई और पेपर इंडस्ट्री आई। कहीं ना कहीं ये सारी इंडस्ट्री मिलके हमारे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में हेल्प करती है। जब लोगों के पास एग्रीकल्चर सेक्टर से एम्प्लॉयमेंट नहीं बचा, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगा, तो वहां पे लोग स्विच करना शुरू करते हैं और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तरफ बढ़ते हैं। इस तरीके से हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, और समाप्त हो गया है क्वेश्चन नंबर 4। आ चुके हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पे, व्हाट वाज द 2 फोल्ड मोटिव, 2 मेन फोल्ड मोटिव थे ब्रिटिशर्स के यहाँ पे इंडिया को डी इंडस्ट्रियलाइज करने के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ खत्म करने के। वो क्या रीजन है ये हम लोग समझने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आने वाला है भाई दोस्तों, ठीक है ना। चलिए आंसर को डिस्कस कर ले हम लोग यहाँ पे। टू गेट रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया, इनको पता था कि यहाँ पे कैश क्रॉप अगर हम लोग लगवा रहे हैं तो बहुत ही आसान और सस्ते में हम लोगों को सारा रॉ मटेरियल मिल जाएगा, जिसमें कि मेनली इन्हें फोकस करा किस पे, कॉटन पे, दूसरा करा जूट पे, फिर करा सिल्क पे और फिर करा इन लोगों ने इंडिगो पे। इन लोगों ने मेनली फोकस करा कि यहाँ पे फूड क्रॉप की जगह कैश क्रॉप ज्यादा से ज्यादा लगाया जाए। इंडिया एट चीप रेट्स टू बी यूज्ड बाय अपकमिंग मॉडर्न इंडस्ट्री इन ब्रिटेन। जैसे ही ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, रॉ मटेरियल जो है यहां से एक्सपोर्ट किया जाएगा और कहां ले
जाया जाएगा भाई, ब्रिटेन ले जाया जाएगा, ताकि वहां की जो इंडस्ट्रीज है उनको अच्छा खासा रॉ मटेरियल मिल सके और फाइन क्वालिटी का रॉ मटेरियल मिल सके। टू सेल फिनिश प्रोडक्ट ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रीज इन इंडियन मार्केट ऑफ हायर प्राइसेस। जो भी महंगी महंगी चीजें हैं वो सारी उठा के इंडिया में उन लोगों ने डंप कर दी, बट कंपैरेटिवली इंडियन मार्केट के गुड से ये चीजें सस्ती थी। क्यों? क्योंकि ये मशीन सिस्टम से बनी होती है, मैकेनाइज सिस्टम से बनी होती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के कारण आप बात करें हम लोग तो बहुत ज़्यादा एक्सेस में सप्लाई हुई और सप्लाई होने के कारण इंडियन मार्केट में ये सस्ते में आई और कंपैरेटिवली इंडियन मार्केट के जो भी प्रोडक्ट थे वो हो गए यहाँ पे कॉस्टली। तो इस तरीके से समझ में आया कि टू फोल्ड मोटिव क्या थे ब्रिटिशर्स के इंडिया में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन लाने के। What objective did the British intend to achieve through their policies of infrastructural development in India? वो इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप क्यों करना चाहते थे? क्योंकि उनको पता था कि हम लोग यहाँ पे लाइफ टाइम के लिए आए हुए हैं, मतलब जितनी भी लाइफ रहेगी हम लोग यहाँ इंडिया में निकालने वाले हैं। बट ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ द हमारे यहाँ के जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो इतना अच्छे से स्ट्रगल कर रहे थे कि इनको यहाँ से जाना पड़ा 15 अगस्त 1947 में। तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसीज की हम लोग बात करें इंडिया में किस तरीके से थी। पोस्ट एंड टेलीग्राफ फॉर डेवलप्ड, इन लोगों ने बोला पोस्ट और टेलीग्राफ डेवलप करो ताकि प्रॉपर्ली कम्युनिकेट हम लोग एक दूसरे से कर पाए। टू एनहेंस द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, एनहेंस कर इन लोगों ने एफिशिएंसी भी, काम करने की ताकत को भी, और इफेक्टिवनेस भी, जो भी काम करेंगे बहुत अच्छे से करेंगे ये लोग, ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। हेंस द एम ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट वाज नॉट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। बट यहां पे किसी भी तरीके से बात करें तो कोई भी काम इसीलिए नहीं किया गया ताकि इंडिया डेवलप हो सके, हमेशा वो काम किया गया जिससे कि ब्रिटेन जो है डेवलप हो सके और ब्रिटेन की इकोनॉमी अच्छी हो सके, इंडिया से ये जनरेट करे इनकम और पहुंचा दिया जाए ब्रिटेन। डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी बट टू सर्व देयर ओन इंटरेस्ट, बट यहां पे जो भी काम किया जा रहा था वो उनके खुद के इंटरेस्ट को डेवलप करने के लिए किया जा रहा था। अब हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 आ चुका है हमारे सामने। ये है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। ये कह रहा है यहाँ पे कि इंडिया की जो वेल्थ है ये कॉलोनियल पीरियड में पूरी की पूरी यहाँ से सीधे ब्रिटेन चले गई। कैसे? क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी को सिर्फ और यूज किया गया है किसके लिए कि फीडर इकोनॉमी है भाई यहाँ पे, मतलब ब्रिटिशर्स यहाँ पे चीजों का प्रोडक्शन करेंगे, बेचेंगे, पैसा कमाएंगे और ब्रिटेन ले जाएंगे, मतलब इंडिया की कोई भी वेल्थ यहां पे इंक्रीज नहीं होने वाली है। चलिए हम लोग इसके आंसर की बात करते हैं। ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड मींस दैट नेशनल प्रोडक्ट ऑफ इंडिया वाज यूज्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब ये बोल रहा है कि जो भी यहां पे ड्रेन हो रही है चीजें वो इसलिए हो रही है क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है यहां की चीजों को बेच रही है और पैसा कमा रही है फॉर डेवलपमेंट ऑफ देयर ओन कंट्री एंड नॉट फॉर द इंडिया। किसके लिए कर रही है? इंडिया के लिए नहीं, किसके लिए कर रही है? सिर्फ ब्रिटेन के लिए। इंडिया फॉरेन ट्रेड जनरेटेड लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस। अब यहां पे जितना भी एक्सपोर्ट सरप्लस होगा वो सारा का सारा किसके पास जाएगा? ब्रिटिशर्स के पास जाएगा। However, there was a drain of such surplus into Britain. जितना भी पैसा कमाएंगे वो सारा का सारा कहां चला जाएगा? ब्रिटेन चला जाएगा। India's export surplus was used. इसी तरीके से इंडिया का जो एक्सपोर्ट सरप्लस था वो इस तरीके से यहां पे यूज किया गया। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं कि और क्या क्या हुआ भाई। टू मेक पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एन ऑफिस सेटअप बाय द कॉलोनियल पीरियड इन ब्रिटेन। जो भी ब्रिटेन के कॉलोनियल पीरियड में जो भी यहां पे एस्टेब्लिश करे गए थे जितने भी ऑफिसेस, उन सारे ऑफिसेस का खर्चा इंडिया से उठाया गया। टू मीट एक्सपेंसेस ऑन द वॉर फॉट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। जितने भी खर्चे थे वॉर्स के वो भी सारे कौन उठाएगी? इंडियन गवर्नमेंट उठाएगी। टू इंपोर्ट इनविजिबल आइटम्स, और बाहर से क्या लाया गया भाई? यहाँ पे इनविजिबल आइटम्स लाए, उसकी भी पेमेंट कौन करेगा? इंडिया करेगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। विच इज रिगार्डेड एज द डिफाइनिंग ईयर टू मार्क द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। ऐसा कौन सा ईयर है जिसको डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के नाम से जाना जाता है? फ्रॉम इट्स फर्स्ट टू द सेकंड डिसिसिव स्टेज। तो एक ऐसा ईयर है जिसका नाम है 1921। इसके पहले बर्थ रेट और डेथ रेट बिल्कुल अनसीक्वेंस रहती थी, बट जैसे ही 1921 खत्म हुआ इसके बाद कंटिन्यूअसली बर्थ रेट इंक्रीज हुई और डेथ रेट जो है क्या हो गई? कांस्टेंट हो गई। द ईयर 1921 इज रिगार्डेड एज द डिफाइनिंग ईयर ऑन द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बिकॉज प्रायर टू 1921 क्या कंडीशन थी? पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया वाज स्टैग्नेंट, कहीं ना कहीं स्टैग्नेंट थी, बट इंडिया वाज इन द फर्स्ट फेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन टिल 1921। बर्थ, डेथ
अप डाउन चल रही थी, बट जैसे ही 1921 खत्म होता है दैट वाज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई बर्थ रेट एंड द हाई डेथ रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 पे आएंगे दोस्तों। ये वह क्वांटिटेटिव मतलब न्यूमेरिकल टर्म में हमें बताना है अप्रेजल ऑफ द इंडियाज डेमोग्राफिक प्रोफाइल ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। डिफाइनिंग करना है कॉलोनियल पीरियड में किस तरीके से डेमोग्राफिक हमारे यहाँ प्रोफाइल थी। चलिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। इंडियाज डेमोग्राफिक कंडीशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल डिपिक्ट आवर इकोनॉमी एज स्टैग्नेंट। हमारी इकोनॉमी जो थी स्टैग्नेंट थी जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ नहीं आए थे तब, एंड बैकवर्ड, बट हमारे यहाँ बैकवर्ड इकोनॉमी भी थी। बोथ द बर्थ रेट एंड डेथ रेट वाज वेरी हाई, 48 एंड 40। बर्थ रेट भी कितनी थी 48 और डेथ रेट कितनी थी भाई 40 पर 1000। ड्यू टू हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज स्टैग्नेंट। तो बर्थ रेट भी बराबर, डेथ रेट भी बराबर, इसलिए पॉपुलेशन क्या हो गई दोस्तों वहां पे स्टैग्नेंट हो गई। चलिए अच्छी बात है, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे। हाईलाइट द सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडिया प्री इंडिपेंडेंस ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। किस तरीके के रोजगार में, किस तरीके के काम में लोग इन्वॉल्व थे जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए। तो हमारे पास 3 तरीके के मेनली काम होते हैं। प्राइमरी सेक्टर में जहां रॉ मटेरियल बनाया जाता है, सेकेंडरी सेक्टर जहां चीजों को मैन्युफैक्चर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ रॉ मटेरियल, टर्शरी सेक्टर जो होता है चीजों को सेल परचेज करने से रिलेटेड होता है। द सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडिया प्री इंडिपेंडेंस ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर इंक्लूड अ प्रीडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर। प्रीडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर मतलब कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी जो है एग्रेरियन इकोनॉमी थी और एग्रीकल्चर पे यहाँ डिपेंडेंट थी। लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन द इंडस्ट्रीज, बट वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन ना होने के कारण इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अमंग डिफरेंट सेक्टर, और यहाँ पे जितने भी सेक्टर्स थे वहां अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था। जैसे प्राइमरी सबसे ज्यादा, उससे कम मैन्युफैक्चरिंग और टर्शरी सेक्टर तो बहुत ही मिनिमम था। अनबैलेंस ग्रोथ थी, जिस भी हम लोग सेक्टर में जाए वहां अनबैलेंस ग्रोथ थी यहाँ पे ऑफ इंडिविजुअल दैट अफेक्ट द इकोनॉमी एंड रीजनल इंबैलेंस। हर एक रीजन में, जैसे अगर हम लोग इंडिया को 3 पार्ट में डिवाइड कर दे, 3 प्रोविंसेस बंगाल, मद्रास और बॉम्बे प्रोविंसेस में जो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स ने डिवाइड करे, तो तीनों में इम्बैलेंसेस वहां पे हमें बहुत देखने को मिलते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से हमारे एनसीईआरटी का जो सफरनामा है क्वेश्चंस का समाप्त होता है। ऐसी और वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ। करना एक छोटा सा काम है, इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल।